नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपना यूपी जीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश जीके की हम बात करेंगे। अपना यूपी जीके में मैंने टॉपिक वाइज शुरू किया था। इसमें जितने टॉपिक यूपी जीके में बनते हैं वो सारे टॉपिक आपको एक एक करके हम क्लियर कराने वाले हैं। तो मैंने यूपी जीके में कई सारे टॉपिक करा रखे हैं। यदि जिसने ना देखा हो तो प्लीज करके उन्हें देखें। और बच्चों, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो बच्चों आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो बच्चों, ये अपनी फैमिली है, इस फैमिली को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो आपसे बस एक ही विनती है कि बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कमेंट कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों जितनी मेहनत हो सकती है वो सारी मेहनत की जाएगी। आप जानते हैं बिल्कुल इस चैनल में आपको निःशुल्क पढ़ाया जाता है। कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी कुछ पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। बच्चों, या एक बार आप क्लास देखेंगे, इसके बाद में आप जब कंटेंट देखेंगे और पिछले साल का जब आप एग्ज़ाम देखेंगे, पिछले साल का पेपर देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पिछले साल यहीं से पूछा गया था और उससे एक लेवल हम अभी पढ़ाते हैं। वो मैथ की बात करें, हम यूपी जीके की बात करें, या फिर हिंदी की बात की जाए, ग्रामीण प्रवेश की बात की जाए, बच्चों वो बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। एग्जाम के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। तो बच्चों, यदि हमारी तरफ से इतनी मेहनत की जा रही तो बच्चों आपसे फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा, बच्चों अपनी फैमिली है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, तो मेहनत जितनी हमसे हो सकेगी वो सारी चीज़ करेंगे। आपको बिल्कुल फ्री पूरी क्लासेस मिलेंगी, आपको पूरी थ्योरी कराई जाएगी, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आप सब कुछ इसमें हमें छोड़ सकते हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करेंगे यूपी जीके में। तो यूपी जीके में मैंने कई सारे टॉपिक आपको करा रखे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीके की बात करेंगे। यूपी जीके में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी की मिट्टियां पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे यूपी की मृदा। यूपी की मृदा। मृदा का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे मृदा का मतलब होता है सोइल, यानी कि मिट्टी। क्या बोलेंगे आप? सोइल यानी कि मिट्टी। इसे क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे इसे बोलते हैं मिट्टी। क्या बोलेंगे? मिट्टी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीके में मिट्टी पढ़ने वाले हैं। मृदा की बात करें, आज हम सोइल की बात करेंगे, तो इस मिट्टी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात ये करेंगे मिट्टी क्या होती है। तो हम बात करेंगे यूपी जीके में मिट्टी। तो आपसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, मिट्टी क्या है? मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे सबसे पहले यदि इस मिट्टी की हम बात करें, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है, तो याद रखेंगे मिट्टी का निर्माण होता है जो हमारी चट्टानें होती हैं, चट्टानें, जब चट्टानों का क्या होता है, तो आप कहेंगे जब चट्टानों का अपक्षय होता है। क्या होता है? अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है? जब चट्टानें आपस में टूटती हैं, जब चट्टानें आपस में टूटती हैं तो ये जहां पर रुक जाती है, यानी कि चट्टान जहां पर टूट कर क्या होती है, स्थायी हो जाती है, वहीं पर क्या बन जाती है, आप कहेंगे मिट्टी। तो चट्टानों के अपक्षय से ही किसका निर्माण होता है? आप कहेंगे चट्टानों के अपक्षय से किसका निर्माण होता है? तो आप बताएंगे मिट्टी का होता है। ठीक है, तो मिट्टी यानी कि मृदा कैसे बनती है? आप कहेंगे चट्टानों का अपक्षय जो होता है उसी से मृदा का निर्माण होता है। बात करेंगे जो मिट्टी होती है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी क्या होती है? तो याद रखेंगे जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, इसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे पेडोलॉजी। क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बताइए अध्ययन आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट बनता है। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का क्या कहलाता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मिट्टी कैसे बनती है? आप कहेंगे मिट्टी बनती है जब हमारे जो चट्टानें होती है टूटती है तो वहां से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के अध्ययन को स्टडी ऑफ सोइल क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे मिट्टी का जो अध्ययन होता है, मिट्टी की जो स्टडी की जाती है वो किस पर की जाती है? पेडोलॉजी पर की जाती है। किस पर की जाती है? तो आप कहेंगे पेडोलॉजी पर की जाती है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? ठीक है। इसके बाद में अब हम ये सीखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है इसे कितने भागों में आपको पढ़ना है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसे 3 भागों में पढ़ना है आपको। ठीक है। इस मृदा की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या किया गया? तो आप कहेंगे बांटा गया है। यानी कि यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, यूपी में वैज्ञानिक दृष्टि से मिट्टी को कितने पार्टों में बांटा गया? तो आप कहेंगे 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो हमारे तीनों भाग कौन से रहने वाला है? पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो तीनों भाग को हम क्या करेंगे? एक एक करके देखेंगे। वो 3 कौन कौन से भाग हैं? तो आप कहेंगे पहला भाग आता है भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो पहला हमारा कौन सा रहेगा? तो आप कहेंगे भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र। दूसरे की बात करेंगे गंगा किनारे की। ठीक है। क्या इसे बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि तीसरा जो भाग हमारे पास रहेगा भावर क्षेत्र, गंगा के मैदानों की मृदा। गंगा के मैदानों की मृदा क्या होती है? अभी सारी चीजें देखेंगे और ये आपको क्लास जैसे कंप्लीट हो जाएगी, अपनी क्लास एंड करेंगे आपके टिप्स भी होगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तीसरा दक्षिणी पठार की, ठीक है, मिट्टी। दक्षिणी पठार की मृदा। दक्षिणी पठार की मृदा। दक्षिणी पठार की मृदा। दक्षिणी पठार की मृदा। तो सबसे पहले मिट्टी कैसे बनती? तो आप कहेंगे मिट्टी का निर्माण होता है जब चट्टानों का अपक्षय होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे पेडोलॉजी बोलते हैं। अब तीसरा कि यूपी में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? तो आप कहेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से यूपी में मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा के मैदानों की मृदा और तीसरा बताएंगे दक्षिणी पठार की मृदा। तो 3 भागों से बांटा गया। नाम याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि निम्न में से यूपी में मिट्टी को किस भाग में नहीं बांटा गया? तो नाम याद रखेंगे भावर एवं तराई क्षेत्र, गंगा के मैदानों की मिट्टी और दक्षिण पठार की मिट्टी। ये 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट देखेंगे। भावर के बारे में पढ़ेंगे, तराई के बारे में, गंगा मैदान में कौन कौन सी मृदा आती है, दक्षिण पठार में कौन कौन सी मृदा आती है। आप जानते हैं मृदा के कई सारे नाम होते हैं। जलोढ़ मिट्टी का नाम सुना होगा, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, बालुई मिट्टी, इन सब के बारे में, पड़ुआ मिट्टी, इन सब के बारे में हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजें देखने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत अपनी हो गई। ये बेसिक था अभी तक जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारा पॉइंट कौन सा आया? यूपी में मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला अपना क्या है? तो आप कहेंगे पहला आया था भावर क्षेत्र। क्या आया था? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या है, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो दोनों पॉइंट देखेंगे, भावर क्षेत्र भी देखेंगे और तराई क्षेत्र भी देखेंगे। तो बच्चों भावर क्षेत्र की बात करें तो भावर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कृषि नहीं होती है। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी नहीं होती, वहां पर बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, बालू।
जहां पर बड़े कंकड़ पत्थर बालू होती है वहां की मृदा कैसी होती है, तो आप कहेंगे वो कौन सा क्षेत्र होता है, भावर क्षेत्र होता है। तो भावर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है, आप कहेंगे कंकड़ पत्थर से निर्मित होती है। क्या यहाँ पर कृषि होती है, आप कहेंगे बिल्कुल भी कृषि नहीं होगी, कंकड़ पत्थर में कृषि कहाँ होती है। यहाँ की भूमि कैसी है, आप कहेंगे अनुपजाऊ है, यहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, क्योंकि जब मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो उपजाऊ कैसे हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो आप कहेंगे तराई क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की जाती है, तो आप कहेंगे ऐसे क्षेत्रों में गन्ना और धान की खेती देखी जाती है। तो चलिए, भावर क्षेत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे पत्थर कंकड़ व मोटी बालू से बनी होती है। ये क्या होती है, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर व मोटी बालू, मोटी बालू की मृदा पाई जाती है, की मृदा। याद रखेंगे जो भावर क्षेत्र होता है यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो आप कहेंगे कंकड़ होता है, इसमें पत्थर होगा, मोटी बालू पाई जाती है यहाँ की मृदा में। और ये कैसी होती है, तो आप कहेंगे अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ। कैसी होती है, अनुपजाऊ होती है। यानी कि यहाँ की मिट्टी में क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ की मिट्टी में उपजाऊ नहीं होती, यानी कि कृषि नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है। अच्छा, बात करेंगे तराई क्षेत्र में, तो तराई क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ की मिट्टी हमारी अच्छी होगी तो कह सकते हैं ये मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कैसी होती है, पहला क्वेश्चन, तो आप कहेंगे उपजाऊ होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नमी की मात्रा खूब पर्याप्त होती है, यहाँ पर नमी होती है, नमी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होती है। जब नमी होगी तभी तो खेती कर पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर नमी होती है, ये उपजाऊ होती है। और यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे गन्ने की खेती और धान की खेती बखूबी की जाती है। किसकी, गन्ने की और धान की। तो क्या होता है यहाँ पर, तो आप कहेंगे गन्ने की खेती। गन्ने के साथ साथ यहाँ पर धान की खेती भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, धान की खेती। तो याद रखेंगे, क्या तराई क्षेत्र आपको समझ आ गया क्या, तराई क्षेत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे तराई क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, नमी युक्त मिट्टी होती है, और यहाँ पर धान गेहूं, धान और गन्ने की जो फसल होती है देखी जाती है। बात ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है आपसे, बताइए यहाँ की जो मिट्टी है ये किससे मिलकर बनती है, तो आप कहेंगे ये जो मिट्टी होती है नदियों की जो तलछट होते हैं, नदियों के तलछट, तलछट सिल्ट के जमने से होती है, सिल्ट के जमने से, सिल्ट के जमने से। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है ये कैसे बनती है, इसका निर्माण क्या होता है, तो आप कहेंगे जो नदियां होती है, नदियों से जो हमारे पास सिल्ट निकलता है, नदियों से जो सिल्ट निकलता है, ठीक है, जो नदियों की जो सतह होती है वहां से जो सिल्ट निकलता है वहां से किस मिट्टी के निर्माण होता है, तो आप कहेंगे वो वहां की मिट्टी तराई क्षेत्र की मिट्टी कहलाती है। और तराई क्षेत्र की जब नदियों से निकलेगी मिट्टी तो आप कहेंगे उसमें नमी अच्छी मात्रा में पाई जाएगी, और जहां पर नमी होती है वो भूमि कैसी होती है, उपजाऊ होती है, यानी यहाँ पर कृषि कार्य संभव होता है। और यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में गन्ने की खेती, धान की खेती खूब देखी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं गन्ने की खेती हो या धान की खेती हो इसके लिए पर्याप्त पानी की जरूरत पड़ती है, और ऐसे क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं होती है। क्या ये चीज आपको समझ आ गई, भावर क्षेत्र क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाने की कोशिश की, और उम्मीद है बच्चों आपको समझ भी आई होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मैदानी भाग की मिट्टी। आपको भावर क्षेत्र समझ आया, मैंने बताया कि यूपी की मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला
भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा मैदान की मिट्टी। ठीक है, तो गंगा मैदान की मिट्टी यानी जो मैदानी मिट्टी होती है उसकी बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है जो मैदानी मिट्टी होती है, गंगा के मैदानों की मिट्टी, गंगा के मैदानों की मिट्टी, यही तुम्हारा दूसरा पॉइंट था, गंगा के मैदानों की मिट्टी। ये हमारा सेकंड पॉइंट था ना, यूपी की मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, तो हमारे पास पढ़ने वाले गंगा के मैदानों की मृदा मिट्टी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम जलोढ़ मिट्टी। किसके बारे में, तो आप कहेंगे हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा क्या होती है, याद रखेंगे बच्चों भी, जो मैंने पिछले बताया था कि सिल्ट के निर्माण से होता है, तो याद रखेंगे इसका भी निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे सिल्ट के जमने से। जो सिल्ट निकलती है, जो तलछट से, नदियों की जो तलछट होती है वहां से जो सिल्ट निकलती है, वहां से किसका, कौन सी मिट्टी बनती है, आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। और बच्चों याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़। एक पुरानी होती, एक क्या होती है, नई होती है। तो इसके भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो आप कहेंगे इसके 2 भाग, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला क्या, आप कहेंगे नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ यानी कि नई जलोढ़ मृदा होती है, और एक होती है प्राचीन यानी कि पुरानी होती है। क्या होती है, प्राचीन यानी कि पुरानी होती है। तो जलोढ़ की बात करें, ये भी 2 प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ मृदा और प्राचीन जलोढ़ मृदा। नवीन को आप किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे इस नवीन को आप जानते हैं किस नाम से, खादर नाम से। किस नाम से, खादर नाम से। तो इसे खादर भी कहा जाता है, यानी कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसका दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे खादर है। जो प्राचीन होती है इसका नाम क्या होती है, आप कहेंगे इसका नाम होता है बांगर। क्या होता है, बांगर। यानी कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसका नाम होता है खादर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसका नाम क्या होता है, बांगर होता है। क्या होता है, बांगर। इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि इसकी बात करेंगे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जबकि उसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट है क्या, आप कहेंगे इसमें कम यूरिया की जरूरत पड़ती है, कम यूरिया में ही काम चल जाएगा। कम यूरिया यानी कि यूरिया की मात्रा यहाँ पर कम जरूरत पड़ती है, यूरिया की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पर अधिक यूरिया, यहाँ पर यूरिया की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे अधिक मात्रा में यूरिया होनी चाहिए। अधिक मात्रा यूरिया यानी यूरिया की अधिक मात्रा की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। नवीन खादर मिट्टी, तो इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं, इसे बांगर बोलते हैं। नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। इसमें इस फसल के लिए यूरिया कम होगी तो चलेगी, लेकिन इस फसल के लिए यूरिया की मात्रा आप कहेंगे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद में इस मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, इस जो हमारे पास नवीन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कछारी मृदा भी बोलते हैं, कछारी मृदा। इसे कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर याद रखेंगे जब ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो ये मिट्टी कैसी होती है, तो आप कहेंगे अधिक उपजाऊ। क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। जबकि यदि बात उसकी करेंगे तो आप कहेंगे इसकी मिट्टी कैसी होती है, इसकी होती है कम उपजाऊ। कैसी, कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। इतनी सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है। तो एक बार फिर से हम एक बार जलोढ़ मिट्टी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जलोढ़ मिट्टी कैसी बनती है, तो आप कहेंगे जो नदियां होती हैं वहां से जो तलछटी निकलती है उस सिल्ट के जमने से क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ के भी 2 नाम है, एक पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़। पुरानी की बात करें या नई की बात करें तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, आप कहेंगे खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं।
पुरानी जलोढ़ की बात करें इसे बांगर के नाम से जानते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और कम यूरिया में इसमें काम चल जाता है। अगर पुरानी की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और यूरिया की मात्रा अधिक उसमें लगती है। बात करेंगे नवीन जलोढ़ की तो ये अधिक उपजाऊ होती है, जबकि जो हमारे पास बात करेंगे किसकी तो आप कहेंगे बात करेंगे पुरानी की तो आप कहेंगे पुरानी में कहीं ना कहीं उपजाऊ कम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे किसके बारे में थी तो आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में थी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको जलोढ़ मिट्टी जरूर समझ आई होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी मिट्टी कौन सी है। अब हम पढ़ने वाले बच्चों लवणी मिट्टी। क्या? लवणी मिट्टी। अब इसके नाम में ही सारी चीजें छिपी है, लवणी मिट्टी। अच्छा लवण वाले बच्चों क्या होता है, क्या होता है बताइए। लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आपके इंग्लिश में बोलते हैं इसे साल्ट बोलते हैं। क्या? साल्ट। और साल्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, नमक। अच्छा एक आज चीज आप यदि गांव से बिलोंग करते होंगे तो एक बहुत ही अच्छी चीज जानते होंगे कि बच्चों कि जिस फसल में नमक यूज कर दिया जाता है वो फसल कैसी हो जाती है तो ऊसर हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊसर, बंजर हो जाती है, वहां पर फिर कुछ होता नहीं। यानी कि जिसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाएगी वहां पर कुछ भी नहीं होता है। ऊसर कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ऊसर। जहां पर लवण की मात्रा अधिक होगी तो याद रखिए वो कैसी मिट्टी होती तो आप कहेंगे वो होती ऊसर मिट्टी। तो ये कैसी है तो आप कहेंगे ऊसर मिट्टी है। कैसी है? ऊसर मृदा है होती है ये, ऊसर मृदा है। कैसी है तो आप कहेंगे ऊसर मृदा है। जब ऊसर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पैदावारी नहीं होती होगी। ठीक है, इसे ऊसर भी कहते हैं और इसे कल्लाह रे भी कहते हैं। अगला नाम इसे कल्लाह भी कहते हैं, कल्लाह के साथ साथ इसे रे भी कहते हैं, रे कहते हैं। और ये कैसी होती है? अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है। कैसी? अनुपजाऊ होती है। तो बच्चों लवणी मृदा की बात करें, जो साल्ट हमारे पास सॉइल होती है, मिट्टी होती है, इसकी बात करें तो आप कहेंगे सबसे पहले साल्ट है तो ऊसर मिट्टी कहेंगे इसे। इसे किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे ऊसर मिट्टी। साथ ही साथ इसे कल्ला मिट्टी कहती है और इसे रेह मिट्टी कहती है। यानी कि लवणी मिट्टी के तीन नाम, लवणी मिट्टी, कल्ला मिट्टी और रेह मिट्टी। और ये कैसी होती है? ये होती है अनुपजाऊ होती। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है, बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिट्टी आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय जानते हैं, अब मैंने आपको अभी बताया था कि 3 भागों में मिट्टियां पाई जाती हैं। तो अब देखेंगे मरुस्थलीय। मरुस्थलीय का मतलब जो मरुस्थल में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम। अब अगली हेडिंग हमारे पास आएगी काली मृदा। क्या आएगी? काली मृदा। अब हम सीखने वाले काली मिट्टी की। जो काली मिट्टी होती है, ये जो काली मृदा होती है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। आपको पता होगा काली मिट्टी में सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्टैटिक में कि कौन सी मिट्टी है जिसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है, कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है? आप कहेंगे कपास की खेती सबसे ज्यादा किसमें अच्छी होती है? काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में, याद रखेंगे। और ये बेसिकली आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसी मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए काली मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो आप कहेंगे इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं तो आप कहेंगे इसके 2 आपको नाम याद रखने हैं। एक तो इसे हम कपासी मृदा बोलते हैं। कपासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है, कपासी मृदा कहेंगे। और साथ ही साथ इसे और बोलते हैं रेगुर मृदा भी बोलते हैं, याद रखेंगे रेगुर मृदा। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, किस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, यानी कपासी मृदा बोलते हैं, और इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। निम्न में से बताइए रेगुर मृदा किसे कहते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ऐसे 4 ऑप्शन आपको देता है। तो याद रखेंगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये पश्चिमी जनपदों में पाई जाती है।
बात करेंगे काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे जो पश्चिमी यूपी के जो पश्चिमी होते हैं हमारे पास पश्चिमी क्षेत्र, यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर, साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहां पर, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आप जानते हैं बुंदेलखंड किसे कहते हैं, जैसे हमीरपुर हो गया, बुंदेलखंड में हमीरपुर आता है, आपका ललितपुर आता है, झांसी आ जाता है, बांदा आ जाता है, ये सबका सब कहाँ पर आता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ललितपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये सारी चीजें वहीं पर आती है। तो काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आप कहेंगे यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में, साथ ही साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या उगाया जाता है, तो आप कहेंगे कपास, इसीलिए तो इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा याद रखेंगे कपास की खेती सबसे बेस्ट होती है, कपास सबसे अच्छी मात्रा में इसमें उगाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास मिट्टी है बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा। अब बुंदेलखंड में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं लाल मृदा, किसकी बात करेंगे, अगली हमारी मिट्टी आती है लाल मृदा। काली मिट्टी मैंने आपको सिखा दी, अब आपको बताना है लाल मृदा के बारे में सीखना है, आपको लाल मिट्टी के बारे में सीखने वाले हैं। तो लाल मिट्टी में याद रखेंगे सबसे पहले जो लाल मिट्टी होती है इसका कारण क्या है, लाल होने का कारण क्या है, बताइए कारण क्या है। तो आप कहेंगे लाल होने का कारण ये है कि इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन की उपस्थिति होती है, आयरन पाया जाता है, याद रखेंगे। जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी होने का कारण आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लाल मिट्टी होने का कारण इसमें क्या पाया जाता है, आयरन की अधिकता पाई जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन साइंस में पढ़ा होगा कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ऐसे इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन की उपस्थिति होती है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे इसके निर्माण की बात करेंगे तो ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं उनसे होता है, ग्रेनाइट की चट्टान, ग्रेनाइट की चट्टानों से, चट्टानों के टूटने से, टूटने से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लाल क्यों होती है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, आयरन इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, और इसमें बात करेंगे लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, तो आप कहेंगे कृषि किसकी होगी, तो आप कहेंगे इसमें मोटे अनाज, किसकी, मोटे अनाज की खेती सबसे ज्यादा होती है, मोटे अनाज किसकी, तो आप कहेंगे मोटे अनाज की होती है। ठीक है, और मोटे अनाज आप अच्छे से जानते हैं किसे बोलते हैं, मोटे अनाज का मतलब होता है दलहन, बाजरा, ज्वार, ज्वार। ठीक है, और ऐसी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई कहाँ जाती है, बात करें ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे ये पाई जाती है झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर। झांसी की बात करें, ललितपुर की बात करें, ललितपुर की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, और साथ ही साथ सोनभद्र, बांदा, चंदौली, सोनभद्र, बांदा, चंदौली, बांदा के बाद में चंदौली, चंदौली। और याद रखेंगे ये सब के सब क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये सब आते हैं बुंदेलखंड में, कहाँ आते हैं, बुंदेलखंड में। यानी कि सीधी सी बात है, ये आप कह सकते हैं कि जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी किस क्षेत्र में, यूपी के किस क्षेत्र में, तो आप कहेंगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में खेती किसकी होती है, मोटे अनाजों की। मोटे अनाज में जैसे दलहन हो गई, हमारे सभी प्रकार की दलहन, दलहन बोला इसका मतलब सभी प्रकार के दलहन। ठीक है, चना हुआ, अरहर हुई, जो भी हुई दलहन, दलहन में सब कुछ आ जाएगा।
ज्वार बाजरा की बात करें, इसका कलर लाल क्यों होता है? आप कहेंगे आयरन की उपस्थिति होती है। ये किससे बनता है? तो आप कहेंगे ग्रेनाइट से बनता है। ग्रेनाइट की चट्टान के टूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है। और झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी खूब पाई जाती है। ठीक है, वहां पर इसकी अधिकता होती है। चलिए, इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं लाल मृदा हो गई। अब बात करेंगे परवा मृदा। किसकी बात करेंगे? आप कहेंगे अब हम बात करेंगे परवा मृदा। परवा मृदा याद रखेंगे बच्चों, परवा मृदा को कभी कभी क्या लिखा होता है? पड़वा लिखा होता है। कभी कभी क्या लिखा होता है? तो आप कहेंगे पड़ुआ भी लिखा होता है, पड़ुआ। तो इसे पड़वा मृदा भी कहते हैं, इसे पड़ुआ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, पड़वा भी कहेंगे इसे और पड़ुआ भी कहेंगे। और इसका कलर कैसा होता है? आप कहेंगे हल्के लाल रंग की होती है, हल्के लाल रंग की होगी, लाल रंग की, हल्के लाल रंग की ये होती है। इसके बाद में ये कैसी मिट्टी होती है? तो आप कहेंगे दोमट मिट्टी। आपने मिट्टी के एक नाम सुना होगा, दोमट बोलते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी? तो आप कहेंगे यहाँ की मिट्टी दोमट है। तो ये मिट्टी कैसी होती है? याद रखेंगे दोमट मिट्टी होती है। जैसे लेटेराइट होती है ऐसे दोमट मिट्टी होती है। आर्द्रता की इसमें कमी पाई जाती है, यानी कि नमी यहाँ पर क्या होती है? तो आप कहेंगे नमी की मात्रा कम होती है, आर्द्रता की कमी। तभी तो वहां पर मोटे, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी पानी की कमी पाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर भी मोटे अनाज ही किए जाएंगे। और चने की खेती सबसे ज्यादा होती है। चने की खेती, क्योंकि आप जानते हैं चने की खेती, चने की खेती सबसे ज्यादा, खेती सबसे ज्यादा। बच्चों क्या आप जानते हैं क्या कि चने की खेती के लिए पानी की मात्रा कम जरूरत होती है, यानी कि चने की खेती के लिए पानी की मात्रा की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जैसे गेहूं की बात करें खूब पानी लगाते हैं, गन्ना की बात करें तो इसमें, धान की बात करें तो आप कहेंगे इसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन बात करें चने की खेती तो आप कहेंगे चने की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आप कहेंगे ऐसी मिट्टी में जहां पर पानी की मात्रा कम हो तो वहां पर हो जाएगी। तो याद रखेंगे चने की खेती सबसे ज्यादा किस मृदा में की जाती है? तो आप कहेंगे पड़ुआ, पड़वा या परवा। इसका कलर कैसा होता है? हल्के लाल रंग की होती है। कैसी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी होती है। और इसमें आर्द्रता की कमी पाई जाती है। आर्द्रता की क्या पाई जाती है? तो आप कहेंगे इसमें आर्द्रता की कमी पाई जाती है। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? दो तीन मृदा और देखेंगे, इसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे अगली हमारे पास से माड़ मृदा। कौन सी? तो याद रखेंगे माड़। अब हमारे पास से माड़ मृदा, ये बच्चों मिट्टी के नाम होते हैं, याद रखेंगे। अगली मिट्टी के नाम क्या? माड़ मृदा। बात करेंगे ये कहां पर है? तो याद रखेंगे ये कैसी होती है? सबसे पहला पॉइंट तो ये काली होती है। पड़वा कैसी होती है? हल्के लाल रंग की होती है। ये कैसी होती है? आप कहेंगे काली होती है। ये काली मिट्टी होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में काली मिट्टी होती है साथ साथ पश्चिमी के साथ में यूपी के जनपद में, यानी यूपी के जो पश्चिमी जनपद होते हैं वहां पर पाई जाती है। यूपी के पश्चिमी जो जनपद होते हैं, पश्चिमी जनपद में, जो पश्चिमी जनपद, जनपद का मतलब क्या होता है? जिले। जो यूपी के पश्चिमी जिले होते हैं वहां पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है। बच्चों याद करो, अभी मैंने शुरू में बताया था काली मिट्टी। काली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड के साथ साथ मैंने आपको बताया था पश्चिमी यूपी में। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? पश्चिमी यूपी। उसमें सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? आप कहेंगे उसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये भी काली मिट्टी है। जब काली मिट्टी है तो ये पश्चिमी क्षेत्र में भी पाई जाएगी। ठीक है। और इसमें बात करेंगे इस मिट्टी में, याद रखेंगे 3 पॉइंट होते हैं। क्या क्या? तो आप कहेंगे इसमें 3 चीजें हमारे पास होती हैं, 3 चीजों से मिलकर बनता है। वो कौन सी है? सबसे पहले सिलिकॉन की बात करेंगे। सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के साथ साथ आयरन एल्यूमिनियम, आयरन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन एल्यूमिनियम। तो बच्चों याद रखेंगे इसमें 60% क्या होता है? आप कहेंगे सिलिकॉन,
15% आयरन और बचा क्या 25% क्या एल्यूमिनियम। तो आपसे ये डाटा पूछा जा सकता है कि बताइए जो मार्ड मृदा होती है इसमें सिलिकॉन का परसेंटेज क्या होता है 60% होता है, एल्यूमिनियम का 25% होता है, जबकि आयरन का क्या होता है आप कहेंगे 15% होता है। और ये कहाँ यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में जनपद में पाई जाती है और ये कैसी होती है एक प्रकार की काली मिट्टी ये भी होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगली मृदा हमारे पास है संकर मृदा। कौन सी मृदा आप कहेंगे संकर मृदा। संकर मृदा, संकर मृदा की यदि हम बात करें, संकर मृदा की बात करें तो आप कहेंगे पठारी ढालों पर पाई जाती है। ये पाई कहा जाती है तो आप कहेंगे जो पठारी ढाल होते हैं पठारी ढालों पर पाई जाती है, पठारी ढालों पर पाई जाती है। जो पठारी ढाल होते हैं वहां पर क्या ये मृदा पाई जाती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इसका रंग कैसा होता है आप कहेंगे भूरा के साथ साथ लाल भी होता है। ये रंग की बात करें तो आप कहेंगे भूरा भी होता है इसका और लाल भी होता है, भूरा भी होगा और लाल भी होगा। अच्छा, इसके बाद में चने व तिल की खेती सबसे अच्छी होती है यहाँ पर। इसमें चने की खेती व तिल की खेती, तिल की खेती सबसे अच्छी होती है। क्या होती है सबसे अच्छी होती है। तो संकर मृदा की बात करें, संकर मृदा पठारी ढालों पर पाई जाती है, रंग इसका भूरा लाल होता है और इसमें चने की खेती और तिल की खेती पर्याप्त मात्रा में बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट अपनी मिट्टी। लास्ट कौन सी मिट्टी है, लास्ट हमारे पास है भोंटा मृदा। कौन सी मृदा तो आप कहेंगे भोंटा, भोंटा मृदा की बात करेंगे। ये हमारी लास्ट मिट्टी है भोंटा मृदा, भोंटा मृदा की बात करते हैं। तो ये हल्का, ये क्या है ये भी हल्का लाल कलर का होता है, नहीं हल्की लाल कलर की मिट्टी होती है, हल्की लाल। ये मृदा कैसी तो आप कहेंगे हल्की लाल मृदा होती है। बिंद क्षेत्र की चट्टानों पर पाई जाती है। जो बिंद क्षेत्र है, जो बिंद क्षेत्र है, बिंद क्षेत्र की चट्टानों पर, बिंद क्षेत्र की चट्टानों पर ऐसी मिट्टी देखी जाती है। बिंद क्षेत्र की चट्टानों पर ऐसी मिट्टी देखी जाती है। क्या बताइए अभी तक जो मैंने आपको बताया कि आप ये चीज आपको समझ आ गई क्या? मैंने जितनी मिट्टियां बताई क्या ये चीजें आपको समझ आ गई क्या? एक बार हम क्या करेंगे इसका क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि जो मिट्टी होती है मृदा होती है, मृदा किससे बनती है तो आप कहेंगे ये चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से ऐसी मिट्टी बनती है, यानी कि चट्टानों की अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं आप कहेंगे इसके अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं पेडोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे पेडोलॉजी बोलेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यूपी में वैज्ञानिक दृष्टि से मृदा कितने प्रकार से पाई जाती है तो आप कहेंगे यूपी में 3 प्रकार से पाई जाती है। पहला भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा गंगा के मैदानों की मृदा, गंगा के मैदानों की मृदा। और तीसरे की बात करें तो आप कहेंगे जो हमारे पास दक्षिणी पठार होता है, दक्षिणी पठार की मृदा, पठार की मृदा। तो बताइए यूपी में 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी है। फिर मैंने आपको सिखाया कि बताइए भावर मृदा क्या होती है। फिर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो भावर मृदा होती है ये कैसी है तो आप कहेंगे अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ है, उपजाऊ, यानी कि यहाँ पर खेती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थर, मोटी बालू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अच्छा। फिर मैंने आपको बताया तराई क्षेत्रीय मृदा कैसी होती है तो आप कहेंगे नमी युक्त होती है, इसमें नमी की मात्रा खूब पाई जाती है।
ये उपजाऊ होती है। कैसी होती है? तो आप कहेंगे उपजाऊ मृदा होती है। यहाँ पर गन्ने की खेती, गन्ने के साथ साथ धान की खेती खूब होती है, धान की खेती खूब होती है। ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, तो इसे इरेज कर देते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ की बात करें तो मैंने बताया आपको ये दो प्रकार की होती है, एक नवीन होती है और एक प्राचीन होती है। नवीन और प्राचीन। जो नवीन होती है इसे किस नाम से जानते हैं? खादर बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? खादर। और इसे क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे बांगर। इसे खादर के साथ साथ कछारी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कछारी। और ये कैसी है? तो आप कहेंगे उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। इसमें याद रखेंगे नाइट्रोजन खूब पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें याद रखेंगे यूरिया की कम जरूरत होती है, कम जरूरत होती है। ठीक है। इतनी सारी चीजें याद रखेंगे इसमें। और बात करें बांगर की तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन नहीं होता। और इसमें याद रखेंगे यूरिया की अधिकता, यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और कैसी होती है? अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ मृदा होती है। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये लास्ट में शॉर्ट में आपका रिवीजन हो रहा है, हालांकि मैंने अभी डिटेल्स में पीछे बताया था। ये शॉर्ट में आप ऐसे इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी जलोढ़ मिट्टी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में फिर मैंने बताने का प्रयास किया आपको लाल मिट्टी के बारे में बताया था। ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? एक बताया था लवड़ी मृदा। क्या? लवड़ी। मैंने बताया लवड़ी का मतलब क्या? ये लवण से मिलकर बनी, इसका मतलब क्या होगी? इसे ऊसर भी कहेंगे। ऊसर के साथ साथ क्या कहेंगे? इसे रेह भी कहेंगे। रेह के साथ साथ इसे कल्ला भी कहेंगे। क्या कहेंगे? और कल्ला कहेंगे। और ये कैसी है? तो आप कहेंगे अनुपजाऊ मृदा है। अनुपजाऊ क्या होती है? अनुपजाऊ मृदा होती है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया लवड़ी मृदा के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था काली मिट्टी के बारे में। जो काली मृदा होती है, काली मृदा की बात करेंगे तो ये कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे एक तो बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के साथ साथ पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। इसे कपासी मृदा भी बोलते हैं क्योंकि कपास में अधिक होता है इसमें। और इसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा भी बोलते हैं। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है। चलिए इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था एक मिट्टी हमारे पास आई थी, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? आप कहेंगे लाल मिट्टी। लाल होने का कारण मैंने आपको बताया था कि इसमें आयरन की अधिकता होती, आयरन पाया जाता है, इससे लाल होता है, कारण लाल होने का। और बात करेंगे इसमें ये किससे बनता है? ग्रेनाइट की चट्टानों से बनता है, ग्रेनाइट की चट्टानों से टूटकर ये बनता है। और बात करेंगे लाल मिट्टी की, यदि हम बात करें ये ललितपुर, ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, चंदौली, बांदा, ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये है हमारी लाल मिट्टी। क्या ये चीज समझ आ गई आपको? फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको पड़वा, पड़ुआ या पड़वा। पड़वा मिट्टी की बात करें ये कैसी होती है? तो आप कहेंगे ये भी लाल मिट्टी होती है। पड़वा मिट्टी कैसी होती है? तो आप कहेंगे हल्के लाल रंग की होती है। और ये इसमें आर्द्रता की कमी होती है, आर्द्रता की कमी। जब आर्द्रता की कमी होगी तो यहाँ पर कैसे अनाज होंगे? तो आप कहेंगे मोटे अनाज होंगे। कैसे होंगे? मोटे अनाज होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, लास्ट पे रिवाइज भी करा दिया। उम्मीद है बच्चों आपको याद हो गया होगा। यदि याद हो गया है तो अच्छी बात है। और वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए बच्चों। बीच से आधा अधूरा देखने से आप जानते हैं आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? ये डेंजर होता है, खतरनाक होता है। तो वीडियो पूरा देखना आप। और बच्चों एक बात याद रखना बच्चों, यदि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी है
और बच्चों मेहनत जब आप दोनों करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। बच्चों आपसे लास्ट में फिर से वही बात कहूँगा बच्चों, यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो बच्चों आप का सहयोग चाहिए, अपनी फैमिली को बड़ा कीजिए। आप इसे क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपने भी सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप उसका हमसे समाधान ले सकते हैं, सलूशन आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपको हमारा नंबर भी दिया जाता है, आप उसमें पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम क्या करेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।